हेलो एवरीवन, आई एम रचित कुमार गुप्ता। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो टॉपिक है अपना द वर्ल्ड, जिसमें अर्थ के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ डिस्कशन है। तो इससे अगर देखोगे 2011 से 2022 के बीच में तो 6 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, तो टॉपिक आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सवाल कि पहला है, अ पर्सन स्टूड अलोन इन द डेजर्ट। ठीक है, ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज, जो कि 5 किलोमीटर ईस्ट है। ठीक है, जहां पर वो खड़ा है उससे 5 किलोमीटर ईस्ट है। तो अगर आपको मैप बनाना आता हो, मैप या फिर डायरेक्शन के लिए किस तरह से, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो उसका गांव कहाँ पर है? 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, बट ही लोकेटेड एट द पोल स्टार, को उसने लोकेट कर लिया। अच्छा, पोल स्टार जो होता है यहाँ आपका कहाँ पर चमकता है? नॉर्थ पोल पर। समझ में आ गया? तो नॉर्थ पोल पर पोल स्टार है, तो पोल स्टार कहीं यहीं पर होगा। ठीक है, अगर पोल स्टार यहाँ पर है और उसको जाना है ईस्ट में, तो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच हिज विलेज क्या होगा? कि वो इस तरह से वॉक करे, जबकि पोल स्टार उसको कैसे होगा? अगर इंसान इस तरह से जा रहा है तो पोल स्टार उसके लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है ना। तो डायरेक्शन कीपिंग पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। ठीक है, ये सी सेट में भी आते हैं ऐसे सवाल आजकल। दूसरा सवाल, वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। अच्छा देखो, सर्दियों की बात करोगे तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। गर्मियों की बात करोगे तो दिन लंबे होंगे, रात छोटी होगी। तो जो डे टाइम में वेरिएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? अगर मान लो ये सन है और अगर अर्थ इसके अराउंड इस तरह से ही घूम रही होती नॉर्मली, तो इसका मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं आता डे टाइम और नाइट टाइम में, क्योंकि सब कुछ सेम ही होता। बट देखोगे तो अर्थ जो है, अगर अर्थ ऐसा है तो वो इस तरह से घूमती है 23.5 डिग्री के एंगल पे। तो अगर अर्थ एंगल पे घूमती है तो कभी तो उसका अपर वाला पार्ट जो अगर नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास आएगा। तो वहां पर अगर सन के पास आएगा तो वहां पर डे की लेंथ बढ़ जाएगी। कभी साउथ वाला आएगा तो डे की लेंथ साउथ में बढ़ जाएगी। अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, किसमें? टिल्टेड एक्सिस में। उसकी वजह से डे और नाइट टाइम में जो है वो डिफरेंस आता है। इसकी वजह से ही अलग अलग फिनोमेना होता है, जैसे सोलर सोल्स्टिटाइज। ठीक है, आपको याद है तो? या फिर विंटर समर सोल्स्टिटाइज एंड विंटर सोल्स्टिटाइज। ठीक है, कब कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, बेसिक बेसिक। इसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगला सवाल है, ऑन 21 जून द सन। अब 21 जून को क्या होता है? समर सोल्स्टिटाइज होता है। ठीक है, क्या होता है? समर सोल्स्टिटाइज होता है। समर सोल्स्टिटाइज मतलब कि इस दिन जो अगर आप वैसा बात करोगे तो सन जो है वो आर्कटिक जो ओशियन है, आर्कटिक सर्कल जो है 66 डिग्री के ऊपर जो है, यहाँ पर सेट नहीं होगा। ठीक है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर सेट, अगर सन सेट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि सन यहाँ पर 24 घंटे आर्कटिक सर्कल पर रहेगा। और ऐसा रहेगा तो इसका मतलब सन नेवर सेट बिलो द होराइजन एट द आर्टिक सर्कल। ठीक है, समर सोल्स्टिटाइज में क्या होता है? नॉर्थ, जो अगर आप अर्थ को डिवाइड करो, देखो कि अगर यहाँ पर अपने पास स्पेस है, तो अगर अर्थ को डिवाइड करो इस तरह से, तो दो हेमिस्फेयर है। ठीक, दिस इज नदर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर। तो नदर्न हेमिस्फेयर जो होता है, ठीक है, दिस शुड बी इन द बिटवीन। तो यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर में दिस इज इक्वेटर। ठीक है, दिस इज 20 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है आपकी कौन से मंथ में? अक्टूबर के आसपास से आपकी फेब तक चलती है। और सदर्न हेमिस्फेयर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में विंटर कब होती है? जब अभी अभी यहाँ पर मई चल रहा है तो मई में यहाँ पर क्या है? गर्मी है। बट ऑस्ट्रेलिया में क्या है? विंटर होती है। ठीक है, कब होती है विंटर यहाँ पर? मई के आसपास, या फिर अप्रैल से अगर आप बात करोगे तो सितंबर। ठीक है, तो ये फर्क होता है। तो ये चैप्टर आपको आना चाहिए अगर इतनी चीजें आपको पता करनी है तो। ठीक है, ये सवाल आई होप क्लियर होगा सबका। अगला फोर्थ सवाल, इन द नदर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। ठीक है, नदर्न, ये देखो सेम ही सवाल है। 2019 में पूछा था समर सोल्स्टिटाइज के बारे में, अभी 2022 में भी पूछ लिया रिसेंट। तो नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून भैया। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में कब होगा? दिसंबर में, 21 दिसंबर को। तो कब होता है? 21 जून को। ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं? समर सोल्स्टिस। एक ही तरह के सवाल दो तीन बार पूछ लिए हैं। पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म का जो इन्फ्लुएंस हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो किन फैक्टर ने इन्फ्लुएंस किया है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हाँ, वेगनर ने बोला था। कॉन्टिनेंट मतलब पहले क्या था? पेंजिया करके एक कॉन्टिनेंट था, और एक पेंथेलाजा करके एक बड़ा ओशन था। तो कॉन्टिनेंट ब्रेक होना शुरू हुए, ब्रेक होते होते हमारे 7 कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसके कुछ एविडेंस भी है, ठीक है, कि किस तरह से अगर आप सी कोस्ट को मैच करोगे, सी शोर को मैच करोगे, तो मैच हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका एंड सदर्न अमेरिका का। तो ये कुछ कुछ थियरीज है जो आपको आनी चाहिए। ग्लेशियल साइकिल, आइस एज मूवी देखी होगी, तो ग्लेशियल साइकिल जब हुई थी, तो उससे भी ऑर्गेनिज्म कुछ, अगर जैसे मान लो सारी जगह आइसेस थी, आइसेस के बाद पानी, समर आना शुरू हुई, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? पानी काफी सारा इकट्ठा हो गया। मान लो ये कॉन्टिनेंट है, एक छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों ओर उसके पानी है। तो इसका मतलब अगर आइसेज हुई, उसके बाद अगर ये कॉन्टिनेंट घिर गया पानी से, अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर जो भी एनिमल होंगे, वो, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, इसलिए उनकी हाइट में, जो उनकी हाइट है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से काफी सारी थियरीज है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, किस तरह से ग्लेशियल साइकिल या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन सब चीजों से जो अर्थ है उस पर ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन में डिफरेंस आया। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये। ग्लेशियल पीरियड के बारे में बता रखा, अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट छठा सवाल। छठा सवाल है, 2018 में पूछा गया है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो, एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपको पता होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में फर्क होता है। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेट मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इस तरह से मैग्नेट बनती है अर्थ। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्यों होता है? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है, इसके अंदर जो कोर है उसमें होता है निकल, फेरस, तो फेरस की वजह से और निकल की वजह से इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नहीं जाना, बट हाँ ठीक है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म अर्थ में डेवलप होता है, मैग्नेटिज्म अर्थ में है। तो वो मैग्नेटिज्म हर हजारों साल के बाद रिवर्स होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये कैसे पता चला? एक मिड ओशियनिक रिज होती है आपकी, तो मिड ओशियनिक रिज में आपको पता चला कि मिड ओशियनिक रिज जहाँ से निकलती है, उससे दूर दूर अलग अलग डिस्टेंस पे अगर जाओगे आप दोनों तरफ, तो इसका अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर नॉर्थ वाली है, तो इसकी कैसी होगी? साउथ वाली। तो ये थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर मुझे वीडियो लेना है तो बता देना। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो 4 बिलियन ईयर अगो जब अर्थ ओरिजिन हुई थी, तो 54% ऑक्सीजन था। नहीं यार, 54% ऑक्सीजन तो आज भी नहीं है, ये गलत हो गया। ये गलत, तो इसका मतलब बी एलिमिनेट एंड डी एलिमिनेट। व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाई द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। सही बात है, बिल्कुल। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अर्थ का एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया था। अभी हम देख रहे थे कि आइस एज के टाइम या फिर किस तरह से माइक्रोबियल एक्शंस के वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर आपका चेंज होता है। अगला है लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म में चैप्टर्स आपको दिए हुए कौन कौन से पढ़ने हैं। तो पहला जो है सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग, which of the following factors are responsible for bringing dynamic change on the surface of the earth? अब अर्थ की सरफेस पर डायनामिक मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसे चेंजेस लाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे चेंजेस लाएगी अर्थ की सरफेस पर? जैसे आपका मान लो अर्थ है, इस पे सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, सन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो सन लाइट यहाँ अर्थ पे पड़ेगी, तो अर्थ इसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद अब देखो, यहाँ से जो रेडिएशन आती है वो आती है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट वेव लेंथ। ठीक है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। और इधर से जो रिफ्लेक्ट होती है, ये होती है लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ की अगर होती है, तो शॉर्टर वाली जब आके रिफ्लेक्ट होके लॉन्गर वाली में कन्वर्ट हो जाती है, इसके बाद क्या होता है? जो क्लाउड्स होते हैं ना अर्थ पे, वो लॉन्गर वाली को ट्रैप कर लेते हैं, और इसी से हीटिंग होती है अर्थ की सरफेस की। ठीक है, तो सोलर एनर्जी की वजह से हीटिंग होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, और कई सारे चेंजेस आते हैं। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की वजह से भी डायनेमिक चेंज आते हैं। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो अर्थ के अंदर एनर्जी स्टोर है। अगर आपने देखा होगा हॉट स्प्रिंग या गीजर, जैसे मणिकरण है इंडिया में, वहाँ पर गर्म पानी होता है। जैसे आप यमुनोत्री में जाओगे, या फिर आप जाओगे लेट से मनाली वगैरह में, तो मनाली में भी देखोगे कि एक जगह मंदिर है जहाँ पर एक, आप कितनी भी ठंड में जाओ,
एक जगह से पानी आ रहा है जो कि गर्म है, तो वो किस वजह से आ रहा है? जियोथर्मल एनर्जी की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि आपके अर्थ में जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या फिर और भी थियरीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज किया गया है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो सारी फोर्सेस हैं, प्लेट मूवमेंट होगा तो उससे भी आपके कॉन्टिनेंट बनते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आपके रोटेशन की वजह से क्या बनते हैं अगर देखोगे तो आपकी वेस्टर्ली सीजन्स, जो भी आपका रेनफॉल है या फिर प्रेशर डिफरेंस है, वो किस वजह से बनता है? रोटेशन की वजह से बनता है। रेवोल्यूशन की वजह से आपने देखा होगा डे और नाइट के टाइम में डिफरेंस आता है, सीजन्स बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो सीजन्स बनते हैं इसकी वजह से। तो आप देखोगे तो सारी चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, तो लिख रखा है रोटेशन की वजह से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, बताऊंगा ये भी। और ये क्या बनाता है? सीजन्स बनाता है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्लाइमेट। क्लाइमेट से देखो 13 सवाल पूछे गए हैं 2011 से 2022 के बीच में, तो हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है। पहला सवाल, जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अगर अर्थ का आप एटमॉस्फेयर देखोगे तो पहले ट्रोपो आएगा, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर एक्सो या आइनो, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर की अगर बात करो, ट्रोपोस्फेयर में अगर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाओगे अगर, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मीजोस्फेयर में ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एक्सोस्फेयर में ऊपर जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रोपो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, यहाँ पर आपके एक ओजोन की लेयर होती है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेज। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जो भी है हमारा सारा, अगर आप प्रेशर वगैरह मेजर कर रहे हो ट्रोपोस्फेयर से ही मेजर करते हो। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो हाइट वेरी करती है। अगर हम इक्वेटर पे देखें तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज़्यादा होती है। इक्वेटर पे ट्रोपो की हाइट ज़्यादा होती है, ज़्यादा मैक्सिमम, एंड पोल पे कम होती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो देर आर नो क्लाउड्स, तो ये पूछ रहा है कि एयरक्राफ्ट है वो स्ट्रेटोस्फेयर में आराम से फ्लाई करते हैं, लेकिन ट्रोपो में थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है अगर टर्बुलेंस ट्रोपोस्फेयर में आता है। क्यों होता है ऐसा? देर आर नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ये सही बात है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा क्लाउड नहीं होते। स्ट्रेटोस्फेयर में मॉइस्चर वाले क्लाउड्स नहीं होते, दूसरे क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेशल क्लाउड्स है वो। फिर ये सही बात है, देर आर नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ये बात सही है। स्ट्रेटोस्फेयर में वर्टिकल विंड नहीं होती, बट ट्रोपो में होती है। तो ये दोनों रीजन सही है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कुछ कुछ। देन दूसरा, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट। अगर अर्थ से देखोगे तो आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्योंकि अगर देख लोगे यार हाइट ज़्यादा है, जैसे मान लो राजस्थान का नदर्न पार्ट एंड अरुणाचल प्रदेश दोनों एक ही लेटीट्यूड पे है, सॉरी एक ही, हाँ, लेटीट्यूड पे है लेट्स से। तो अगर मैं बात करूं कि दोनों जगह पर अगर सेम लेटीट्यूड पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बट अरुणाचल में टेम्परेचर कम होता है क्योंकि हाइट पे है। ठीक है, तो अर्थ में अगर देखोगे टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। सही बात है। मैंने क्या कहा कि जो सोलर रेडिएशंस आती है ना, वो शॉर्ट वेव आती है। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन हीट नहीं करती है, जब अर्थ उसको रिफ्लेक्ट करता है ना वापस, तब जाके वो लॉन्ग वेव हो जाती है। लॉन्ग वेव मतलब इंफ्रारेड वगैरह, और वो अर्थ की एटमॉस्फेयर को हीट करती है। तो अर्थ को जो हीट करने का फिनोमेना है वो नीचे से ही होता है, ना कि ऊपर से। ठीक है, देर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। भाई अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम है। ठीक है, मॉइस्चर जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में कम है। द एयर इज लेस डेंस, क्योंकि जहां टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर इंक्रीज, वाटर या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये बात भी सही है। अगर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मान लो उसमें CO2 वगैरह है, तो वो अर्थ की सरफेस को हीट करते हैं। ठीक है, तो 1 और 3। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताना। एक तो होती है CO2, एक होती है CH4, बाकी और ग्रीन हाउस गैसेस आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सी है। थर्ड, तीसरा सवाल है, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन द नदर्न हेमिस्फेयर। देखो वेस्टर्लीज क्या होती है, अगर
इस तरह से बनाओगे। ठीक है, तो देखो ये है ITCZ। तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करोगे इस तरह से, तो देखो ये विंड है जो कि ईस्ट की तरफ से आ रही है, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्ली। और ये जो विंड है ये है वेस्ट की तरफ से आ रही है, दीज आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज जो है तो दोनों हेमिस्फीयर में फ्लो करती है। देखो ये 0 डिग्री है, ये मतलब 30 डिग्री के आसपास है, 60 डिग्री है। और ये पोलार ईस्टर्लीज है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेस्टर्ली जो सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग है देन नदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है। ठीक है, लैंड मास कम होने से क्या होता है कि वेस्टर्लीज कंटिन्यूसली फ्लो कर सकती है। अगर लैंड मास होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्या है, वाटर ज्यादा है ना, तो वाटर ज्यादा है तो लैंड मास कम है, तो इसका मतलब आराम से बिना किसी रेजिस्टेंस के वो फ्लो कर सकती है। देन आता है कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स है वो दोनों हेमिस्फीयर में बराबर है, आपको इतना याद रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ ज्यादा है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अगर मान लो जैसे ये अर्थ है, अगर ये घूम रही है ऐसे, कैसे घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो अब एयर है यहाँ पर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर को इधर जाना है। ठीक है, बट अर्थ कुछ ऐसे घूम रही है। ठीक है, आप इमेजिन करो, तो अर्थ इधर घूम रही है, एयर को जाना इधर है। लेकिन क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से एयर जो है वो इधर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, तो मूव कर जाती है, इसी फोर्स को, फिक्शियस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स दोनों हेमिस्फीयर में सेम ही लगता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टेक्निकल है बट समझना पड़ेगा। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट Pacific region in the tropical latitude, cyclone does not generate. साउथ अटलांटिक मतलब अर्थ अगर वही सेम ऐसा बनाए, तो अटलांटिक का साउथ, है ना, या फिर साउथ ईस्ट पैसिफिक में साइक्लोन जनरेट नहीं होते हैं। तो साइक्लोन जनरेट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, तीन चार कंडीशन होती है। एक तो टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है, दूसरी बात कोरियोलिस फोर्स वाली कंडीशन होती है, आपको याद होनी चाहिए। कौन से साइक्लोन के लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। ठीक है, और टेम्परेट साइक्लोन के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, एयर मासेस वाली। तो क्या, क्यों नहीं होते यहाँ पर जनरेट? देखो, साइक्लोन जनरेट होने के लिए बेसिकली आपको होना चाहिए, ITCZ जो है वो आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ITCZ अगर साउथ की तरफ, इतना साउथ की तरफ नहीं शिफ्ट होता, ITCZ मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये कहाँ पर है, 60 डिग्री के आसपास है, तो 60 डिग्री पर ITCZ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब साइक्लोन वहां पर जनरेट नहीं होगा। पांचवा सवाल, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो ओशन करंट देखोगे आप, ठीक है, ओशन करंट ये वाले करंट से देखो, तो इसमें देखो इक्वेटोरियल करंट होता है, ये वाला जो एरो दिख रहा है ना, दीज आर इक्वेटोरियल करंट। तो ये फ्लो करता है इस तरह से, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे ये ईस्ट में फ्लो करता रहता है, ठीक है, ईस्ट में फ्लो करते करते ये रिवर्स हो जाता है और साउथ में वेस्ट की तरफ फ्लो करने लग जाता है, यहाँ पर आपके काउंटर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर कहीं। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि जैसे मान लो आपके पास इक्वेटोरियल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एक इक्वेटोरियल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दो करते हैं, तो यहाँ पर आके पाइल अप हो जाता है वाटर, तो अब ये इधर फ्लो करने लग जाते हैं। तो जब ये दोनों करंट मिल जाएंगे तो यहाँ पर पानी ज्यादा हो जाएगा, पानी ज्यादा होगा तो ये इधर की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे, तो कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल फैक्टर। देन छठा 2015 में पूछा गया था, विंड विच ब्लो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज वेस्टर्लीज। नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में, या फिर 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ के साउथ, 60 डिग्री साउथ के बीच में जो विंड फ्लो करती है उसे ही क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा प्ले करके यूपीएससी, तो ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें बड़ा करके, ठीक है, तो ये जो विंड है जो कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में फ्लो कर रही है, दीज आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, जो कि ट्रॉपिक के बीच में फ्लो कर रही है, ट्रॉपिकल रीजन के बीच में। दीज आर ऑल्सो ट्रेड विंड्स, ये कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, अगर आप, ठीक है, सो दीज फ्लो इन ईस्टर्न डायरेक्शन, दीज फ्लो इन वेस्टर्न डायरेक्शन। और ये है पोल से आती है, ये पोलर ईस्टर्लीज होती है ये भी।
ठीक है, ये सेम दोनों हेमिस्फेयर में है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। देन दूसरा, द मोइस्ट एयर मास दैट causes विंटर रेन इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। अगर आप सर्दियों की बात करो, जैसे जनवरी के आसपास मावट पड़ती है, ठीक है, मावट, तो उनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो किसकी वजह से होते हैं, वेस्टर्लीज की वजह से, क्योंकि उस समय पर आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ में। ठीक है, आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी सारा सिस्टम ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, आपके वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहाँ पर, सॉरी, आईटीसीजेड उसका नीचे शिफ्ट होता है, और उसके बाद आपके क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं, नीचे शिफ्ट होगा आईटीसीजेड ना कि ऊपर। ठीक है, बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस सुना है ना, मावट जो पड़ती है वो किसकी वजह से पड़ती है, वेस्टर्लीज की वजह से पड़ती है। सातवां सवाल, ओके, सातवां है आपका, इन द ट्रॉपिकल जोन the western section of the ocean are warmer than the eastern section owing to the influence of trade wind। तो ट्रेड विंड क्या करती है, डेसिकेटिंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। डेसिकेटिंग इफेक्ट मतलब, अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊं मैप में, देखो जो वेस्टर्न पार्ट है आपका, जैसे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये गर्म है, और कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट। क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड फ्लो करती है यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ से इस तरह से इधर तक। ठीक है, ईस्टर्लीज जो आपको बताई थी, तो ईस्टर्लीज जब इधर से इधर फ्लो करेगी, यहाँ पर उसके पास मॉइस्चर होगा, बट यहाँ पर आते आते उसके पास मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, और खत्म होने की वजह से सूखी विंड होगी, और ड्राई विंड जो होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में जो है आपके गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। तो ये बोल रहा है ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। सही बात है। इन द टेम्परेट जोन में जो है वेस्टर्लीज जो है इसको उल्टा कर देती है, ईस्टर्न सेक्शन को वार्म कर देती है, वेस्टर्न सेक्शन को कोल्ड कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डीप में समझना है तो आई कैन टेल यू, एक बार बता देना, वीडियो बनाना है या नहीं। तो इसका आंसर है 1 एंड 2। आठवां सवाल, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरिया, सबको पता है। ठीक है, क्या रीजन है इसका, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। जो लैंड है उसकी प्रॉपर्टी है कि लैंड ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है, क्योंकि लैंड में जो टेम्परेचर राइज होता है ना वो कुछ किलोमीटर्स तक ही क्रस्ट में होता है। बट अगर ओशन की बात करें तो पानी जो है वो गर्म भी धीरे से होता है और ठंडा भी धीरे से होता है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड, ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है, तो टू हटा दो, तो आई थिंक आंसर वुड बी ए ओनली। ठीक है ना। तो इंटीरियर में टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करो, राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, जैसे चूरू वाला एरिया है राजस्थान में, तो वहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री से ज़्यादा, और सर्दियों में चला जाता है -2 डिग्री, क्योंकि वो इंटीरियर में है ना एकदम। तो इसी बेसिस पर बताओ, अर्थ पर मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पर होता है टेम्परेचर में, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया है, एंड सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर है यार। ठीक है, आप बताना। देन नाइन्थ, नाइन्थ है, जेट स्ट्रीम अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। अरे नदन में नहीं होती, दोनों में होती है यार। वन गलत, ये गलत, ये गलत। ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई, कौन सा साइक्लोन होता है वो, ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट में आई नहीं होती, ये बात सही है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज 10 डिग्री लेसर। अरे आई, आई ऑफ द साइक्लोन मतलब क्या होता है, ये जिसके अराउंड साइक्लोन डेवलप होता है, तो इसमें 10 डिग्री हाई होता है टेम्परेचर, ना कि लो होता है। सी। 10वां सवाल, व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है, यूरेशिया में भी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, ये सारे तो क्यों बने हैं। इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बिल्कुल सही बात है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अगर हाई प्रेशर रहेगा, जिस एरिया में हाई प्रेशर रहेगा, रेनफॉल नहीं होगी या लेस होगी, और लेस होगी तो वहाँ पर डेजर्ट डेवलप होंगे। लद्दाख अपना इंडिया का, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट, नहीं कोल्ड ओशन करंट के इन्फ्लुएंस में होता है वो। ठीक है, जैसा आपको दिखाऊं मैं, तो देखो यहाँ पर नामीब डेजर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर बेंगू वाला करंट है जो कि कोल्ड करंट है। यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर कैनरीज करंट है जो कि कोल्ड करंट है। यहाँ पर
पेटागोनिया डेजर्ट है पेरुविन के आसपास। कैलिफोर्निया मोहावे सोनोरम डेजर्ट है कैलिफोर्निया करंट के आसपास। तो ये डेजर्ट वहीं पर डेवलप हुए हैं। तो वन ओनली। 11वां सवाल। हाई क्लाउड, ये 2022 में आया रिसेंटली। हाई क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। गलत। हाई क्लाउड, देखो दो तरह के क्लाउड होते हैं, एक तो लो क्लाउड, एक हाई क्लाउड। क्या क्या बोलते हैं उनको? मीडियम क्लाउड अल्टस सीरस, इस तरह के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है। और क्यूमुलस और स्टेटस जो है वो उनकी शेप होती है। क्यूमुलस एंड स्टेटस आर शेप। ठीक है। ये निम्बस, तो निम्बस इज अल्ट्रस एंड सीरस, तीन तरह के क्लाउड होते हैं। दीज आर सीरस आर हाई क्लाउड्स, अल्ट्रस आर मीडियम क्लाउड। ठीक है ना। तो हाई क्लाउड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, और हाई क्लाउड आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है। और लो क्लाउड जो होते हैं ना आपके, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, लो क्लाउड क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब वो कूल करते हैं सरफेस को। ठीक है। तो ये याद रखना है, तो यहाँ पर डी ओनली हो जाएगा। 12वां सवाल। ड्यू ड्रॉप जो है क्लाउडी नाइट को क्यों नहीं बनती? ठीक है ना। जैसे अगर सर्दियों में बात करें, तो अगर कहते हैं कि सर्दियों में बादल हो जाते हैं ना, अगर क्लाउड्स आ जाते हैं सर्दियों में, तो उस दिन ठंड कम होती है, लेस विंटर। क्या रीजन है? क्लाउड क्या करते हैं, अर्थ की रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे ये क्या होता है, हीटिंग होती है। ठीक है। तो यही रीजन है कि ड्यू ड्रॉप उस दिन नहीं बनती है। 13वां सवाल एंड लास्ट आज के लिए। थंडर स्टॉर्म के में हो जो है वो, थंडर जो प्रोड्यूस होता है स्काई में, वो क्यों होता है? तो थंडर स्टॉर्म में क्या होता है बेसिकली, जब भी आपका रेनफॉल होता है, कई बार थंडर या लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि जो है क्लाउड्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह अलग हो जाते हैं और प्रोटॉन अलग हो जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो एयर आपकी उस वजह से हीट होती है। अब एयर हीट होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, अब होता है क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एयर का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है। ये कहाँ से आता है, आपके लो है। ठीक है। चार्ल्स लो जिसे बोलते हैं। तो अगर उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर तुरंत एक्सपेंड होगी, और तुरंत अगर एक्सपेंड होगी तो उसकी वजह से ही आवाज आती है, जो भी आपकी थंडर की आवाज आती है। ठीक है। तो ये नहीं है कि बादल आपस में टकरा रहे हैं तो उस वजह से आवाज आएगी, नहीं यार, बादल क्या है, वेपर्स ही तो है, तो उनकी वजह से नहीं आती। तो मीटिंग ऑफ निम्बस क्लाउड नहीं, लाइटिंग सेपरेट द निम्बस क्लाउड नहीं, वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर नहीं। तो इसका आंसर भी डी ओनली। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट वगैरह आपको ढंग से पढ़ना है और करते रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।